जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में हम बात की थी कि आईपीएस आप कैसे बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आईएएस और आईपीएस दोनों में से सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी होती है, आईएएस होती है या फिर आईपीएस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे कि असल में सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट कौन सी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएएस विस आईपीएस विच इज द बेस्ट, दोनों में से कौन सी बेस्ट पोस्ट है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी एग्जाम को भारत की सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। उम्मीदवार इसी एग्जाम को पास करने के बाद ही आईएएस, आईपीएस या आईएएस या फिर आईएफएस जैसे अधिकारी के रूप में चयनित किए होते हैं। हालांकि इन सभी अधिकारियों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा आईएएस और आईपीएस को लेकर ही होती है। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों पद की अपनी ही गरिमा होती है। इसमें एक सादे कपड़ों का अफसर तो दूसरा पुलिस वर्दी वाला देश का सबसे बड़ा सेवक होता है। तो चलिए तो हम बात करने वाले हैं कि हाउ इज आईएएस और आईपीएस सेलेक्टेड, किस तरीके से दोनों सेलेक्टेड होते हैं। तो आईएएस और आईपीएस का चयन यूपीएससी के एग्जाम रिजल्ट के अनुसार होता है। उनकी रैंक के आधार पर आईएएस, आईपीएस या जो भी आईएफएस हैं रैंक दी जाती है। टॉप रैंक वालों को आईएएस पोस्ट मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वाले को प्रेफरेंस आईपीएस या आईएफएस होता है। तो निचले रैंक वाले को भी आईएएस की पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद के रैंक वाले को आईपीएस या फिर आईएफएस इंडियन फॉरेन पोस्ट होती है यानी विदेश वाली, तो वो आपको मिल सकती है। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा रोल है कि यूपीएससी का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। उसमें जो रैंक आएगी उसके आधार पे आपको ये तीनों पोस्ट आपको मिलने वाली है। अच्छी रैंक पे आईएएस मिलता है, आईपीएस चॉइस होती है और फिर आईएफएस है वो आपको मिल सकती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों की ट्रेनिंग किस तरह से होती है। इस एग्जाम में चुने गए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री के नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडर में होती है। तो सभी को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं जिन्हें मानना हर सिविल अधिकारी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। 3 माह बाद आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसके बाद आईपीएस अधिकारी को हैदराबाद स्थित जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी दौरान आईपीएस को घुड़सवारी, परेड, हथियार चलाना सिखाया जाता है। वही वर्दी मसूरी में भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। इसके बाद दोनों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग और गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। मतलब अलग अलग पोस्ट के अनुसार दी जाती है। मतलब आईएएस वालों को अलग ट्रेनिंग दी जाती है और आईपीएस वालों को अलग ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए तो बात करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएएस एंड आईपीएस मैंने दोनों की जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से होने वाली है। तो ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में किसी विशेष क्षेत्र या विभाग का प्रशासन शामिल होता है। उन्हें अपने संबंधित और क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने व सरकारी नीतियों को लागू करने के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कार्यकारी शक्तियाँ भी दी जाती है। वही आईपीएस अधिकारियों को अपराध की जांच करनी है और उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है जहां वे तैनात होते हैं। एक आईएएस अफसर का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, वही नॉर्मल ड्रेस कोड रहता है। और आईपीएस की है आधिकारिक ड्यूटी के दौरान वर्दी पहननी बहुत ही जरूरी होती है। आईएएस अधिकारी को पोस्ट के अनुसार बॉडीगार्ड मिलते हैं और जबकि आईपीएस के साथ में पूरी पुलिस फोर्स चलती है। मतलब सबसे बड़ी रेस्पॉन्स जिम्मेदारी ये हो गई कि एक आईएएस के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता। नॉर्मली कोई भी आपका फॉर्मल ड्रेस आप पहन सकते हैं, लेकिन एक आईपीएस के लिए एक पुलिस कोड होता है जो वर्दी होती है। आईपीएस की जो है पावर वो है आपकी जो पुलिस फोर्स है वो उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। जब भी आईपीएस निकलता है तो आप देख सकते हैं लाल बत्ती और उसके साथ में पुलिस फोर्स चलती है और आईएएस के साथ में जो भी गिने चुने बॉडीगार्ड होते हैं वो उनके साथ में चलते हैं। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ, दोनों की जो पावर है, दोनों की जो जिम्मेदारी है वो किस तरीके से पावर दोनों को दी जाती है ना। दोनों की पावर और जिम्मेदारियां, तो दोनों की सेवा का जॉब प्रोफाइल बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन एक आईएएस जिलाधिकारी के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वही एक आईपीएस के पास में केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है और एक आईएएस के पास में जिले के सभी विभाग की जिम्मेदारी होती है। वही जिलाधिकारी के रूप में पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों भी जिला अधिकारी के पास ही होती हैं। शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर कार्रवाई करने या फायरिंग जैसे ऑर्डर भी डीएम दे सकता है। वही आईपीएस
इस तरह के ऑर्डर नहीं दे सकता है। इतना ही नहीं कि पुलिस ऑफिसर के तबादले के लिए भी डीएम से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर आप देख सकते हैं कि आईएएस के अंदर होती है। मतलब आईएएस के अंदर वो पावर होती है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है, सबसे पहले कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी लेंगे। मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी एक कलेक्टर के पास में होती है, किस तरीके से उसको व्यवस्था करना है, कौन सी धारा लगानी है, कौन सा कर्फ्यू करवाना है, या किसका जो है जॉब से नौकरी से उसको निकालना है, या कहाँ पर फायरिंग करनी है, सबका ऑर्डर है वो आईएएस ही लेता है, आईएएस ही देता है। ठीक है। और आईपीएस के पास में एक पुलिस फोर्स की पावर होती है। सिर्फ वो अपने जो है जो एरिया का है, जो अपना जो अकेडमी आप कह सकते हैं पुलिस फोर्स, वहाँ तक आपकी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस फोर्स की किस तरह से आप हैंडलिंग कर सकते हैं। लेकिन आईएएस के पास में जो है आईपीएस को भी फुल हैंड ओवर करने का जो है, आईपीएस को भी आप देख सकते हैं कि आईएएस के पास में वो पावर होती है कि आईपीएस को भी आदेश देता है, मतलब कौन सी जगह पे कौन सी पुलिस फोर्स भेजनी है। मतलब ये तरीके से आप कह सकते हैं। अगली हम बात करते हैं कि वो इज मोर पावरफुल इज आईएएस एंड आईपीएस। मतलब आईएएस और आईपीएस कौन होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल। जैसा कि मैंने टॉपिक आपको बता ही दिया है कि आईएएस होता है, लेकिन और भी आपको जो है इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस दोनों में से पावरफुल हो सकता है। एक आईएएस के तौर पर सबसे ज़्यादा टॉप पोस्ट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है। जो एक आईएएस होता है वही एक आईपीएस अपने राज्य का डीजी बन सकता है। केंद्र सरकार भी एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी या रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ ही वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी तैनात हो सकता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस की जिम्मेदारियां व शक्तियां बिल्कुल अलग अलग है। आईएएस अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का नियंत्रण करती है, और वही आईपीएस को केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करती है। आईएएस अधिकारी का वेतन आईपीएस अधिकारी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके साथ ही एक क्षेत्र में केवल एक आईएएस अधिकारी होता है, जबकि एक क्षेत्र में आईपीएस अधिकारी की संख्या आवश्यकता के अनुसार होती है। कुल मिला के आईएएस अधिकारी का पद, वेतन और अधिकार के मामले में आईपीएस अधिकारी से बेहतर होता है। मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की जो पावर होती है वो एक आईएएस अधिकारी के पास होती है, लेकिन आईपीएस अधिकारी के पास वो पावर नहीं होती, सिर्फ अपने विभाग तक की पावर होती है। मतलब पुलिस फोर्स की पावर उनके पास हो सकती है। मतलब एक देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पुलिस फोर्स है वो एक आईपीएस के पास में पावर होती है, लेकिन टोटली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी कोई समस्या समाधान जो भी कुछ करना है वो कलेक्टर के पास जाता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने की जो पावर है वो एक आईएएस अधिकारी के पास होती है। ठीक है जी। तो ये वीडियो यहीं तक था, तो आप जान पाए हैं कि किस तरीके से आईएएस और आईपीएस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपने भी फॉर्म अप्लाई किया या आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, आईएएस या फिर आईपीएस। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा और मोटिवेट भी रहा होगा आप सभी के लिए। तो वीडियो कैसा लगा मैं कॉमेंट में लिख के जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।